आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर आए हैं आज की प्रमुख दो अपडेट्स को। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो भारतीय वायुसेना काफी सोच समझकर तैयार कर रही है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत अपने फ्यूचर को लेकर ज्यादा कॉशियस है। देखिए, एमका मार्क 1 के बारे में तो हम सब लगभग जानते हैं कि उसका पूरा का पूरा फ्यूचर F414 इंजन पर डिपेंडेंट है। लेकिन जब बात एमका मार्क 2 की होती है तो हम ये जान जाते हैं कि यहाँ पर इंजन को लेकर अभी एक बड़ी रेस है जिसका परिणाम आना बाकी है। अभी तक ये माना जा रहा था कि सिर्फ सैफरॉन और रोल्स रॉयस के बीच में ही कंपटीशन है, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक ने थोड़ा समीकरण डिस्टर्ब तो किया है। लेकिन अब यहाँ पर एक बार फिर से दोनों कंपनियों का जोरदार कमबैक हमें देखने को मिला है। भारत के लिए ये सिर्फ एक इंजन डील नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, सोवर्निटी और फ्यूचर वॉरफेयर का गेम है। आज के इस वीडियो में हम पहले समझेंगे कि कौन सा इंजन इस समय भारत कंसीडर कर रहा है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि भारत किसको चुनेगा और क्यों चुनेगा, इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, एमका मार्क 2 को लेकर अब एक के बाद एक जो नई रिपोर्ट्स है वो सामने आना शुरू हो गई हैं, जहां पर तस्वीरें काफी ज्यादा क्लियर हो रही हैं। एमका मार्क 2 भारत का एक 5.5 जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर होगा, जिसमें नियर 6 जनरेशन कैपेबिलिटीज देखने को मिलेंगी, और ये हमें 2030 के दशक में ही इंडियन एयरफोर्स में शामिल होता नजर आएगा। लेकिन इसको परफेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल हिस्सा था इसका इंजन, क्योंकि स्टेल्थ तो डिजाइन से आता है, लेकिन सुपर क्रूज, स्पीड, रेंज और कॉम्बैट पावर सब इंजन तय करता है। और यही से शुरू होती है हमारी असली कहानी। रोल्स रॉयस ने बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट दिए हैं, जहां पर उन्होंने वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी यानी वीसीई को भी ऑफर कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये इंजन खुद को मिशन के हिसाब से बदल सकता है। कॉम्बैट के समय में हाई थ्रस्ट मोड पे रहेगा, लॉन्ग रेंज मिशन में ये फ्यूल एफिशिएंट मोड में रहेगा। यानी एक ही इंजन दो अलग अलग इंजन की कैपेबिलिटीज को प्रदर्शित करेगा। साथ ही इससे हमें 120 किलोन्यूटन का थ्रस्ट मिलेगा, और फ्यूचर में जो हमारे नेवल एयरक्राफ्ट है उसमें भी इनको यूज किया जा सकता है, और 6 जनरेशन एयरक्राफ्ट तक में इनका अपग्रेड जो है वो पॉसिबल है। रोल्स रॉयस ने बेसिकली कहा है कि हम आज की नहीं बल्कि हम भविष्य की टेक्नोलॉजी भी भारत को ऑफर कर रहे हैं। अब एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सैफरॉन की स्थिति। सैफरॉन इस समय भले ही रोल्स रॉयस को लेकर आप ये मानते हो कि सैफरॉन की स्थिति कमजोर हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सैफरॉन का जो इस समय होल्ड है वो बहुत मजबूत है। सैफरॉन बिल्कुल भी पीछे नहीं है, उसने ऑफर किया है एडाप्टिव साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, जो बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देता है, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी को सपोर्ट करता है। लेकिन सैफरॉन का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और यही वजह है कि सैफरॉन अभी भी रेस में लीडिंग कंटेंडर माना जा रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा ये है कि भारत कोई एक ऑप्शन नहीं चुन रहा है, बल्कि अपना रहा है डुअल स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी पहले की बात करें तो वो है शॉर्ट टर्म, जहां पर सैफरॉन के साथ पार्टनरशिप करी जाएगी और एमका मार्क 2 के लिए एक रेडी इंजन देखा जाएगा। स्ट्रेटजी दूसरी है लॉन्ग टर्म, जहां पर रोल्स रॉयस के साथ भी कोलैबोरेशन को एक्सप्लोर किया जा रहा है, ताकि इंडिया में खुद का एक ऐसा इंजन विकसित किया जा सके जो कि 90 से लेकर 100 किलोन्यूटन क्लास का हो। यानी कि स्पष्ट है कि भारत एक नहीं बल्कि दो दो प्रोग्राम को टारगेट करके चल रहा है। दरअसल आपको बता दें, फ्यूचर में मार्क 1 अल्फा और मार्क 2 के लिए भी इंजन रिप्लेसमेंट इस समय ढूंढी जा रही है, और भारत खुद का इंजन मैन्युफैक्चर कर सकता है, और उसके लिए हमें एक पॉसिबल कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है। कुछ थ्योरीज ये भी कहती है कि डुअल स्ट्रेटजी कावेरी 2.0 को ध्यान में रख करके भी अपनाई जा रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी तक हमने 1980 के दशक से आज तक का जो सफर तय किया है उसमें हमने एक चीज सीखी है कि जिस टेक्नोलॉजी पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें मदद लेना बुरा नहीं है। और भारत अब शायद इसी कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भारत की पकड़ अभी उतनी मजबूत नहीं है, और इसीलिए भारत जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके सहयोग से उस अधूरे प्रोग्राम को पूरा करना चाहता है। अब यहाँ पर आता है सबसे एक क्रांतिकारी आइडिया, जिसको हम मॉड्यूलर इंजन आर्किटेक्चर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इंजन का आउटर स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, लेकिन अंदर का कोर बदला जा सकता है। यानी हर 20 साल में नया इंजन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सिर्फ अपग्रेड करके नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज हासिल करी जा सकती हैं। 2040 के दशक में इंडिया बिना नया इंजन बनाए 6 जनरेशन टेक्नोलॉजी तक पहुंच सकता है। भारत का ये टारगेट भी है। अब इसका सीधा फायदा ये है कि हम सीधे तौर पर किसी फॉरेन सप्लायर पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि फुल कंट्रोल रहेगा अपनी टेक्नोलॉजी पर। तीसरा बड़ा फायदा ये है कि हमें फास्टर अपग्रेड्स मिलेंगे और स्ट्रॉन्ग डिफेंस इकोसिस्टम मिलने वाला है। इन सारी चीजों को देख करके ही भारत अपना आगे का कदम बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इंजन अब एक प्रोडक्ट नहीं रहेगा, बल्कि बनेगा एक लॉन्ग टर्म प्लेटफॉर्म।
हालांकि अगर हम डुअल स्ट्रेटजी की बात करें तो ये अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट में है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकल अभी एक ही प्रोग्राम है, वो है एमका मार्क टू, जिसके लिए निर्णय इसी वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष की शुरुआत में आने वाला है। और हमें पता चल जाएगा किसके साथ हम इंजन बनाएंगे, क्योंकि वो तो कंफर्म है। वहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि सैफरान के जीतने के चांसेस 95% से ज्यादा है, क्योंकि सैफरान ऑलरेडी भारत में अपनी जो प्रेजेंस है उसको और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो देखते हैं आगे चल के क्या देखने को मिलता है, और हो सकता है कि कावेरी 2.0 के लिए रोल्स रॉयस के साथ भी हम कोलैबोरेशन करते नजर आ जाए। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं कि क्या पाकिस्तान को एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर मिलने वाला है, और क्या अब भारत के लिए एफजेएफ को खरीदना एक जरूरत बन गया है। दोस्तों, इस समय कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जो भारत को थोड़ा परेशान कर सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में स्पुतनिक मीडिया हाउस, जो कि एक रशियन मीडिया हाउस है, उसने ये दावा किया है कि पाकिस्तान को तुर्की का कान फाइटर जेट 2028 या 2029 तक मिल सकता है। इस रिपोर्ट की बात माने, अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर की कैपेबिलिटी होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पॉसिबल है, या ये फिर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा मशीनरी की तरफ से फैलाया गया एक अन्य प्रोपेगेंडा है जिसका शिकार इस समय वेस्टर्न मीडिया हो चुका है। देखिए, कान की बात करें तो पहले से टीएफएक्स के नाम से जाना जाता था, और ये तुर्की का इंडिजिनस फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। ये ट्विन इंजन स्टेल्थ फाइटर होगा जो कि लो रडार सिग्नेचर रखेगा। इसमें एडवांस एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन यूज किए जाएंगे। मल्टी रोल कैपेबल होगा, और शुरुआती प्रोटोटाइप्स में अमेरिकन F110 इंजन का यूज हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में तुर्की अपना इंडिजिनस इंजन डेवलप करना चाहता है जो वो इस फाइटर में यूज करेंगे। अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। देखिए, कान अभी अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस में है, और लिमिटेड टैक्सी ट्रायल्स और इनिशियल टेस्ट ही अभी इसके हो पाए हैं। फुल स्केल फ्लाइट टेस्टिंग अभी बाकी है। अब इसके जो मल्टीपल प्रोटोटाइप्स हैं P2, P3, ये 2026 के अंत और 2027 तक एक्सपेक्टेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल नहीं हो पाया है। अब इसका इतिहास ये कहता है कि F-35 प्रोग्राम को ऑपरेशनल बनने में, यानी फिफ्थ जनरेशन फाइटर का इतिहास ये कहता है कि F-35 जैसे प्रोग्राम को भी ऑपरेशनल बनने में 15 साल लगे थे। चाइना का J-20 भी कई सालों बाद मैच्योर हुआ था। तो कान का 2028 तक एक्सपोर्ट होना थोड़ा अनरियलिस्टिक तो लगता है। और अब बात करते हैं पैसे की। देखिए, एक कान की जो अनुमानित लागत है वो तकरीबन $100 मिलियन पर यूनिट की है, और 40 जेट के आसपास भी अगर पाकिस्तान लेता है तो तकरीबन $6 बिलियन से ज्यादा का खर्च, प्लस उसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से खर्च करना पड़ेगा। इसमें वेपन पैकेज भी होगा, मेंटेनेंस भी होगा, ट्रेनिंग भी होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। यानी टोटल कॉस्ट अराउंड $10 बिलियन तक जा सकती है। अब अगर हम पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को देखें तो उनका फॉरेन रिजर्व 21 से लेकर $22 बिलियन का है। डेब्ट प्रेशर ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई है। कई देशों ने उनसे पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं, और ऐसे में इतना बड़ा डिफेंस डील फाइनेंशियली पाकिस्तान को ब्रोक कर सकता है। इसका रिस्क भी है। लेकिन हम इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते कि तुर्की और चाइना जैसे देश पाकिस्तान को हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं, और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत को यहाँ पर अब जल्दी से कुछ ना कुछ कदम उठाना होगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं एक सिनेरियो में पाकिस्तान को J-35 या कान मिल जाता है, तो फिर ये भारत के लिए क्लियर दबाव होगा, क्योंकि एमका आने में अभी भी 2035 तक का समय है, और तब तक Su-57 या F-35 में से किसी को लेना अब भारत की अनिवार्यता बन जाएगा। अब देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है, क्योंकि Su-57 को लेकर बातचीत ऑलरेडी अपने एडवांस चरण पे पहुंच चुकी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।